Hi everyone, welcome to Srajan India 1. There is no elevator to success. There is no elevator to success. You have to take the stairs. Today is 9th March 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, when you keep thinking, I can't do it, start saying, how can I do it? And you will find a way. If you have a dream, don't just sit there. Gather courage to believe that you can succeed and leave no stone unturned. Leave no stone unturned to make it a reality. Study full throttle. This is prelims 2023 course. Entire syllabus इसमें हम cover कर रहे हैं. This is mission prelims 2023. This is a kind of crash course और ये है test series course. टेस्ट सीरीज और दिस मिशन 2023 कोर्सेज की क्लासेस चलेगी 8 to 10 PM और एटलीस्ट 5 days in a week we try to conduct our classes. This is 8 to 10 PM. Okay, 2 hours long classes. Then this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Boorish का मतलब होता है अशिष्ट, rough and bad mannered. सो दिस इज नोज डाइव. नोज डाइव का मतलब होता है लाइक अ ड्रॉप, डिप, डिक्लाइन. जैसे प्लेन जा रहा है देन वो नोज डाइव हो गया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर्स. पर्सनेज का मतलब होता है, पर्सोनेज का मतलब होता है अ पर्सन, व्यक्ति. अ पर्सन ऑफन यूज टू एक्सप्रेस देयर सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और एलिवेटेड स्टेटस. इंट्रिकेसी मतलब जटिलता, समथिंग दैट मेक्स अ सिचुएशन मोर कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट. रिगेल का मतलब होता है मनोरंजन करना, एंटरटेन और अम्यूज विद टॉक. सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं रिगेल, intricacy, personage, nosedive, and boorish. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is C said. Solve these two questions on daily basis. This is question number 1 and this is question number 2. Then this is writing practice. Writing practice में पहला सवाल है prepare a note on India Australia relations. India Australia relations, this is very important. India Australia relation का अभी काफी important trade pacts साइन होने वाले हैं, military drills भी है. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन में बहुत इंपॉर्टेंट दो कंट्रीज है. सेकेंड क्वेश्चन है प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंपॉर्टेंट मैपिंग्स ऑफ द इंडियन ओशन. दिस इज अगेन अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंडियन ओशन का आप एटलस पिक करिए, ऑक्सफोर्ड एटलस, आपके पास जो भी एटलस है, और उसमें इंडियन ओशन की सारी इंपॉर्टेंट मैपिंग्स, चाहे वो इधर के आइलैंड्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट्स हैं, ओशन करंट्स हैं, अदर जोग्राफिकल फीचर्स हैं, ये सारी चीजें इंडियन ओशन की आप इसको एक मैप में ड्रॉ करिए. ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा. Important mappings of the Indian Ocean. So these are two questions. You can write these two questions and submit it to the website srajanindia.1. This is princess escorted by 4 maids. ये है miniature paintings. Miniature paintings. तो miniature paintings में proportionately जो small size of this canvas है उसमें ऐसी paintings draw की जाती थी. So this is called miniature painting. ये 18th century की miniature painting है. और वाइट फेज इन कोटा पेंटिंग, इसको कोटा पेंटिंग बोलते हैं. अट्रैक्टिव प्रिंसेसेस, तो ये वहां पर इस तरीके से मिनिएचराइज्ड पेंटिंग का कल्चर था. ये है जटायु अर्थ सेंटर. ये कहां पर है? आंसर तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात या फिर केरला. ये सावित्रीबाई फूले जी हैं. स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, शिक्षा बहुत जरूरी होती है. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है. एजुकेशन, स्टडी फुल थ्रॉटल. दिस इज पीतल खोरा की गुफाएं. ये महाराष्ट्र में. अब जो महाराष्ट्र में ये जो वेस्टर्न घाट्स है और यहाँ पे हिल्स भी है, सो द पॉइंट इज यहाँ पर सच टाइप ऑफ केव्स, आर्किटेक्चर केव्स बड़े सिग्निफिकेंट है. जैसे अजंता एलोरा भी था. तो महाराष्ट्र के चंदोरा पहाड़ी पर स्थित पीतल खोरा की गुफाएं हैं. यहाँ 14 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है. इन गुफाओं का निर्माण दूसरी सदी में पत्थरों को काटकर किया गया था. जैसे एलोरा का कैलाश टेम्पल है. देन पीतलखोरा की गुफाएं जो हैं इसमें 4 चैत्य ग्रह हैं. चैत्य का मतलब होता है चिंतन, ये प्रार्थना स्थल होता है. और बाकी विहार है, तो 10 विहार है और विहार का मतलब होता है रेसिडेंशियल एरिया. पीतलखोरा की गुफाएं, ये सभी गुफाएं हीनयान काल की है. हीनयान काल की है. तो ये है पीतलखोरा की गुफाएं और ये महाराष्ट्र के चंदोरा पहाड़ी पर है. व्हाट्स ट्रेंडिंग में फर्स्ट न्यूज है ग्रुप कैप्टन शालिजा धामीका will take over command of a frontline Indian Air Force combat unit, a missile squadron.
सेकंड है कर्नल गीता राणा टेक्स कमांड ऑफ एन इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप इन ईस्टर्न लद्दाख. सो नारी शक्ति ऑफ डिफेंस फोर्सेस continues to script history. Colonel Geeta Rana of Corps of Electronics and Mechanical Engineers becomes first women officer to command EME unit near China border. तो जो फ्रंट पोस्टिंग है, जो कॉम्बैट रोल्स हैं, वहां अब वुमेन ऑफिसर्स का पोस्टिंग हो रहा है. सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे. दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फ्राइडे मार्च 10th एडिशन. फर्स्ट जो न्यूज है वो है सेंटर टू रिकंसिडर सेफ हार्बर क्लॉज इन आईटी लॉ. न्यू डिजिटल इंडिया एक्ट आ रहा है. ये कॉम्प्रिहेंसिव ओवरहॉल होगा कंट्री के साइबर लॉज को. डिजिटल फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं, साइबर रिलेटेड चैलेंजेस भी आ रहे हैं. सो दिस इज एन ओवरहॉल न्यू डिजिटल इंडिया एक्ट. इसमें बहुत सारे कंसल्टेशंस भी हो रहे हैं. अभी इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेगा किया जाएगा. अभी इधर थोड़ा टाइम लगेगा. सी तो यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करना है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023. ये एक ओवरऑल होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, जो काफी पुराना भी हो गया है. 2000 का है, 20 इयर्स बैक. ये बताया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिस्टर राजीव चंद्रशेखर साहब ने. तो ऐसा एक एक्ट आने वाला है जिसका नाम है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023. इसके लिए अभी टॉक्स हैं, कंसल्टेशंस चल रहे हैं. अब देखिए यहाँ एक कीवर्ड है सेफ हार्बर. इस सेफ हार्बर क्लॉज पर अभी रिकंसिडर किया जाएगा. सेफ हार्बर क्या होता है? ये वो प्रिंसिपल होता है जिसमें इंटरमीडियरीज ऑन द इंटरनेट आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट थर्ड पार्टीज पोस्ट ऑन देयर वेबसाइट. फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेबसाइट ट्विटर. अब ट्विटर पे किसी थर्ड यूजर ने, थर्ड पार्टी मतलब यूजर ने इंडिविजुअल अकाउंट में कुछ भी पोस्ट किया है तो वो उस यूजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्विटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. इसको बोलते हैं सेफ हार्बर. दिस इज द प्रिंसिपल दैट अलाउज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू अवॉइड लाइबिलिटी फॉर पोस्ट मेड बाय यूजर्स. अक्सर यूजर्स होते हैं क्लिक बेट्स के लिए, व्यूज के लिए. एट टाइम्स दे पोस्ट सच टाइप ऑफ कंटेंट जो विट्रियोलिक होता है, क्लिक बेट होता है, या फिर वो फॉल्स भी होता है. और इससे काफी डिफिकल्टीज आती है. जैसे अभी रिसेंटली तमिलनाडु माइग्रेंट इशू में हमने देखा. सो द पॉइंट इज इसके लिए जो इंटरमीडियरीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर सेटअप करने का प्लान है. तो सेफ हार्बर हैज बीन रीड इन recent years by regulations such as Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021. ये 2021 में रूल्स आए थे और इस कोड में ये लिखा था कि अगर प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसा अनटूवर्ड कंटेंट है तो अगर गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है तो उस प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर को इमीडिएटली वो कंटेंट विदहोल्ड करना पड़ेगा, उसको उसको हटाना पड़ेगा. ऐसा इस एक्ट में कहा था. सो अब इसको फर्दर और इलेबोरेट वे में हम लेके आ रहे हैं डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 में. कई बार हम देखते हैं मॉव्ड इनटू मल्टीपल टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो जाता है. प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट पे है इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म. सो यहाँ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होने की जरूरत है. आईटी एक्ट बहुत पुराना हो गया, आईटी एक्ट 2000. सो फंडामेंटल स्पीच है, द पॉइंट इज उसको सप्रेस नहीं करना है. फंडामेंटल स्पीच है, उसको वॉयलेट नहीं करना है. बट फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट. आपका फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच है बट दैट डजंट मीन कि हम वहां पे नॉनसेंस बात करें. बट देयर इज सर्टेनली अ केस दैट कैन बी मेड दैट वेपनाइजेशन ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इज नॉट द सेम एज फ्री स्पीच. सी फ्री स्पीच इज योर राइट, बट आप फ्री स्पीच को एज अ वेपन बना रहे हो डिसइंफॉर्मेशन का, कंट्री की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे हो, देन एक्शंस वहां पे लिए जाएंगे. तो आईटी एक्ट 2021 में प्लेटफॉर्म में ये भी है कि दे हैव टू रेस्पेक्ट यूजर्स फॉर देयर फ्री स्पीचेस. वहां पे ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी भी होगा. सोशल मीडिया का जो मिसयूजेज ज्यादा होता है उसको चेक करने के लिए ये आ रहा है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023. So fundamental speech rights cannot be violated by any platform, but there is certainly a case that can be made that weaponization of disinformation is not the same as free speech, and that needs to be addressed. So this is Digital India Act 2023. So this is the front page of the Hindu. This is next page C. Are you being sexually assaulted and living in fear? Not anymore. Let's stop this crime together. दिल्ली पुलिस आपके साथ है, अकेले नहीं है आप. ये दिल्ली पुलिस का इनिशिएटिव है. All you have to do is contact Delhi police. Then long lost moth species caught on camera in Tamil Nadu forest.
तो ये एक मॉथ स्पीशीज है जिसको अभी तिरुनेलवेली ने डिस्ट्रिक्ट 2020 में यहाँ पर एक इस मॉथ स्पीशीज को फाइंड किया है। ये जो पूरा वेस्टर्न घाट्स है, फिर इधर नीलगिरी भी है। ये वेस्टर्न घाट्स जो है ये बायोलॉजी हॉटस्पॉट है। दिस इज अ हॉटस्पॉट, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। आप बताओ इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की क्या कंडीशंस होती है? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट का जो क्राइटेरिया है उसकी क्या कंडीशंस है? देन दिस इज क्यूरियस मोमेंट्स, एग्जाम टाइम है स्टूडेंट्स, एग्जाम टाइम। एंटीबायोटिक ड्रग्स एंड एडमिनिस्टर्ड ऑन लाइव स्टॉक कट कार्बन इन सॉइल एंड अफेक्ट क्लाइमेट, ऐसा आईआईएससी की स्टडी ने कहा। एंटीबायोटिक्स देते हैं हम, ये जो ड्रग्स हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली हम एनिमल्स को देते हैं, लाइव स्टॉक को देते हैं। अब इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट तो होता है, रेजिस्टेंट डेवलप होता है, प्लस ये जो एंटीबायोटिक ड्रग्स जो कैटल्स में जा रही है इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आते हैं। तो रिसर्च हुआ इकोलॉजिकल साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने, और इन्होंने पता लगाया कि लाइव स्टॉक में, ग्रेजिंग लाइव स्टॉक में जैसे कैटल्स हुए, इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो इससे कार्बन स्टोरेज जो सॉइल है उसमें क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हर्बीवोर्स के पैटर्न में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्लाइमेट चेंज में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये फाइंड आउट किया। तो ग्लोबल चेंज सीईएस रिसर्चर्स ने फाइंड किया डिफरेंस अपीयर्स टू ड्यू टू द यूज ऑफ वेटरिनरी एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन ऑन लाइव स्टॉक। इस मेडिसिन से, एंटीबायोटिक से क्लाइमेट चेंज पे, सॉइल पे इम्पैक्ट आता है। बिकॉज ये मेडिसिन अगर एनिमल्स लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो जब उनकी जो डंग होती है वो डंग सॉइल में जाती है, एंटीबायोटिक्स के जो माइक्रोबियल कम्युनिटीज हैं सॉइल में उसमें इम्पैक्ट आता है बिकॉज वहाँ पे एंटीबायोटिक आ गई है। तो जो एनिमल का डंग है, यूरिन है, वो सॉइल में जा रहा है और ये एंटीबायोटिक्स वहाँ पे पास ऑन हो रही है और इससे सॉइल हेल्थ में इम्पैक्ट आता है। तो लार्ज मैमल्स ऑन अर्थ हैं, लाइव स्टॉक बहुत बहुत ह्यूज नंबर है लाइव स्टॉक्स का, और इसमें कार्बन स्टोर्ड अगर सॉइल में लाइव स्टॉक कैन बी इंक्रीज बाय इवन अ स्मॉल अमाउंट, देन इट कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट मिटिगेशन। तो ये अभी प्रिलिमिनरी स्टडी है, प्रीवियस स्टडी में भी ऐसा कुछ रिजल्ट आया था कि लाइव स्टॉक जैसे शीप और कैटल्स हैं, क्या इनमें जो एंटीबायोटिक्स है या इनके कारण सॉइल कार्बन स्टॉक में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, याक, आइबेक्स एटसेट्रा में। सो द पॉइंट इज, ये जो कार्बन है ये बहुत हद तक सिक्विस्टर्ड फॉर्मेट में ओशन में भी होता है, सॉइल में भी होता है। अगर बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन यहाँ से होने लग जाएगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट पे। स्टडी ने बताया सॉइल्स फ्रॉम द वाइल्ड एंड लाइव स्टॉक एरियाज हैड मेनी सिमिलैरिटीज, दे डिफर्ड इन वन की पैरामीटर और वो है कार्बन यूज एफिशिएंसी। ये डिटरमाइन करता है एबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स टू स्टोर कार्बन इन द सॉइल, और अगर वहां पर एंटीबायोटिक्स आ गई तो ये माइक्रोब्स भी डाई होंगे और कार्बन स्टोरेज फैसिलिटी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो soil in the livestock areas had 19% lower carbon utilization efficiency. So this is antibiotics frequent और just like that antibiotic का यूजेज नहीं होना चाहिए। फार्मर डिस्ट्रेस है, फॉलिंग प्राइसेस है, फॉलिंग होप्स है। सो दिस इज अ ग्लूमी पिक्चर। अनियन एंड पोटैटो कल्टीवेटर्स यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात में ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है। प्रोड्यूस जो हो रहा है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम में बेचना पड़ रहा है। डेट है, अनसर्टेन फ्यूचर है। सो दिस इज इकोनॉमिक हार्डशिप। सी, चाहे वो कुछ भी एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक कुछ भी एक्टिविटी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, एनीवेयर, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बनाना उसको बहुत जरूरी होता है। इकोनॉमी सस्टेनेबल बनाना बहुत जरूरी होता है। द जॉय ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, सी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम बेहतर सीखते हैं। तो ऐसा न्यू एज लर्निंग है, स्टूडेंट्स को आर्ट के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू सब्जेक्ट्स को बेटर अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये बात है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। यहाँ पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, पैटर्न, स्ट्रोक्स एटसेट्रा, इससे स्टूडेंट्स का लर्निंग आउटकम बेटर होता है, क्यूरियोसिटी आती है, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है। सो दिस हेल्प्स अ लॉट। तो स्टडी विद फाड ये है, यहाँ पर म्यूजियम ट्रस्ट ने ये इनिशिएटिव लिया है और बच्चों को पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब चीज़ों से सिखाया जा रहा है। टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए भी चैलेंज होता है, इंटरेस्ट होता है, क्रिएटिविटी आता है, स्टोरी टेलिंग आता है। दीज ऑल थिंग्स रियली हेल्प्स। उनको एनकरेज किया जाता है, एक्सप्लोर एक्सप्लोर, बी मोर। ओके, सो दिस इज द जॉय ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। देन फ्री ऑफ अपोजिशन इज पॉलिटिकल। स्टॉपिंग द बोट्स, यहाँ पर प्राइमरली बात है इमिग्रेंट्स का। ये है मेडिटेरेनियन सी। आप बताओ मेडिटेरेनियन सी की लिटोरल कंट्रीज कितनी है?
यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे अफ्रीका है और इधर एशिया आ जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ से इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं यूरोप में एंटर करने के लिए, और ये इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, इनकी बोट्स भी इलीगल होती है और ये बोट्स एट टाइम्स कैप्साइज हो जाती है। एवरी ईयर वी सी सो मेनी पीपल जो लाइफ लॉस करते हैं बिकॉज ऑफ दिस कैप्साइज ऑफ द बोट, बोट पलट जाती है। इस इलीगल माइग्रेंट के इशू को सॉल्व करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो अभी जैसे बात हुआ था, इटली के पास कोस्टल एरिया में अगेन बोट कैप्साइज हो गया था। प्लस क्या होता है, जो यूरोप है, यूरोप में यूरोपियन यूनियन है और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में जो ट्रीटी है वो ये है कि अगर माइग्रेंट्स आ रहे हैं तो इन माइग्रेंट्स को, लीगली जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उसको ये पूरे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट करने का ट्राई करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, यहाँ पर माइग्रेंट पॉपुलेशन बढ़ रही है, माइग्रेंट पॉपुलेशन बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल इवन यूके में भी सीरिया से माइग्रेशन हुआ, सीरिया में बहुत डिफिकल्टी हुआ, सिविल वॉर हुआ, माइग्रेंट हुआ यूरोप। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम हुआ यूरोप, अफ्रीका में प्रॉब्लम हुआ यूरोप। सो द पॉइंट इज, जो लोकल यूरोपियंस हैं वो एट टाइम्स फिर ऑब्जेक्शन उठाने लग जाते हैं कि अगर माइग्रेंट्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका कल्चर अलग होगा लोकल कल्चर से, और फिर कल्चरल क्लैशेस होते हैं, कल्चरल क्लैशेस होते हैं। यूरोप का कल्चर इज डिफरेंट, अफ्रीका, सीरिया, अफगानिस्तान का कल्चर इज डिफरेंट, एंड फिर इसमें लोकल कम्युनिटी एंड माइग्रेंट्स में क्लैशेस होने लग जाते हैं। जीनोफोबिक बिलीफ सिस्टम भी यहाँ पे आ जाता है, एंटी इमिग्रेंट मूवमेंट्स भी होने लग जाते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। द राइट सॉल्यूशन और जो परमानेंट सॉल्यूशन वो होना चाहिए माइग्रेंट इशू का, वो ये होना चाहिए कि आप माइग्रेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह सेटल कर रहे हो। दिस इज लाइक अ दिस इज लाइक अ दिस इज लाइक अ टेम्पररी सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि उस रूट कॉज में जहां से माइग्रेशन हुआ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जो प्रॉपर अफगानी है, प्रॉपर सीरिया है, प्रॉपर इराक है, जहां अगर डिफिकल्टी आया है और उस डिफिकल्टी के कारण माइग्रेशन होना पड़ा, उस डिफिकल्टी को वर्ल्ड कम्युनिटी मिलके सॉर्ट आउट करे, सो दैट इससे क्या होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पीस ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। सो द आइडिया इज कि ट्रीटमेंट जो होना चाहिए माइग्रेंट का, जो क्राइसिस हो रहा है वो हमें रूट कॉज जो है उसको सॉल्व करना जरूरी होता है कि माइग्रेंट इशू हो क्यों रहा है, माइग्रेंट इशू क्यों हो रहा है उसको सॉल्व करें, स्टॉपिंग द बोट्स। देन तो इसका एक रीजन ये भी है कि जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो अनइवन है। यूरोप में लाइफ इज बेटर, यूरोप में जो वहाँ का फैसिलिटीज है, लॉज है, गवर्नेंस है, वो इन कंपैरिजन टू अफ्रीका या फिर सेंट्रल दिस एशिया, अफगानिस्तान, इससे बेटर है लाइफ, वहाँ पे एक्सपेक्टेंसी भी बेहतर है। तो एवरीबडी वांट्स टू गो टू यूरोप, बट दिस कुड नॉट बी अ सॉल्यूशन, दिस कुड नॉट बी अ सॉल्यूशन। द आइडियल ट्रैक टू रन इंडियाज लॉजिस्टिक्स सिस्टम, इसमें बड़े अच्छे से बात किया है कि इंडिया का लॉजिस्टिक्स सिस्टम, लॉजिस्टिक्स क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ से ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, जो गुड्स डिलीवरी हो रही है, गुड्स प्रोवाइड हो रहा है, ये सब लॉजिस्टिक्स होता है। तो यूनियन बजट में प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में बजट बढ़ाने की बात है। अब देखो, जहां पैसा ज्यादा आ रहा है वो इंपॉर्टेंट स्कीम हो गई है, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो इसमें 2.4 लाख करोड़ दिया है इंडियन रेलवे को। इकोनॉमिक ग्रोथ का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंजन माना गया है। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब जगह अच्छा खासा डेवलपमेंट अभी होने वाला है। रेलवे जो है, रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंट इकोनॉमिक मॉडल है लॉजिस्टिक्स का, पैन इंडिया नेटवर्क होता है, कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम के लिए इंडियन रेलवे इज द लाइफलाइन ऑफ अवर कंट्री। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति में इसमें और इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चैलेंजेस हैं उसको दूर करने की बात है। रेलवे जो होता है, रेलवे पीपल को तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, साथ ही साथ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में भी रेलवेज इंपॉर्टेंट है। फ्रेट मतलब माल ढुलाई। तो कन्वीनियंस ओवर कॉस्ट, अभी का जो मॉडल है फ्रेट मूवमेंट का, वो रोड ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा टिल्टेड है। 65% फ्रेट मूवमेंट जो होता है वो रोड से होता है। रोड क्यों अच्छा होता है, रोड अच्छा इसलिए होता है बिकॉज लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है, और पर रोड पे बर्डन आ जाता है, कंजेशन होता है, पॉल्यूशन होता है, और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। इंक्रीज्ड एडॉप्शन ऑफ रेलवे अगर हम करें तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो रोड्स पे जो बर्डन है स्पेशली फ्रेट का, ये कम हो जाएगा। तो द पॉइंट इज, इससे कॉस्ट भी कम होगी, रेलवेज में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इन कंपैरिजन टू रोड कम होगा, बिकॉज रोड पे नियरली ट्वाइस हो जाता है रेलवे का कॉस्ट का। तो कन्वीनियंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, देयर इज कन्वीनियंस की लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, बट विद द
हम अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप रेलवेज में दूर कर दें तो रेलवेज भी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। जैसे कोल 44% फ्रेट मूवमेंट हुआ 1.2 बिलियन टन्स का, आयरन 13%, सीमेंट 10%, फूड ग्रेन 5%, फर्टिलाइजर 4, आयरन एंड स्टील 4%, ये सब ट्रांसपोर्ट हुआ फ्रेट में। नॉन बल्क कमोडिटी बहुत कम है रेल फ्रेट कॉरिडोर के ट्रांसपोर्टेशन में, रेल फ्रेट मूवमेंट में। कंटेनर ट्रैफिक बढ़ा है, कंटेनर ट्रैफिक बढ़ा है, इंक्रीज कंटेनर ट्रैफिक हुआ है। ग्लोबली रेलवे ने इन्वेस्ट किया है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में, लो कॉस्ट कंटेनर मूवमेंट में। चाइना भी इस तरीके से रेलवेज को यूटिलाइज करता है फॉर फॉर लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन। वहाँ डबल डेकर कंटेनर्स भी है। कंटेनर्स मतलब ये एक प्रॉपर कंटेनर्स होते हैं, कई बार ये एसी कंटेनर्स भी होते हैं, रेफ्रिजरेशन भी होता है, सो दैट गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंस में, जैसे वेजिटेबल्स या पेरिशेबल गुड्स है, लॉन्ग डिस्टेंस में इसको हम ट्रांसपोर्ट कर पाए। सो द पॉइंट इज नेशनल ट्रांसपोर्टर को, रेलवेज को काफी चैलेंजेस भी आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन, कनेक्टिविटी चैलेंज। ट्रांजिट टाइम जो है उसको कम करने की बात है। ट्रांजिट टाइम मतलब जो ओवरऑल टाइम लगता है कि वैगन आ गया, फिर उसको अनलोड करो, देन उसको अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से लास्ट माइल कनेक्टिविटी डिलीवर करो। सो वी वांट अ सिस्टम जिसमें लोडिंग अनलोडिंग तेज हो, मल्टी मोडल हैंडलिंग हो, मल्टी मोडल हैंडलिंग हो, और वहाँ पे फीडर सर्विसेज भी हो। तो इससे रेलवेज एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वेयर हाउस हो, शेड्स हो वहाँ पे, जहाँ पे हम कोल्ड स्टोरेज एटसेट्रा स्टोर भी कर पाए। तो द पॉइंट इज, इससे रोड्स का कंजेशन कम होगा, रेलवेज एक ऑल्टरनेटिव कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन की तरह आगे बढ़ेगा। तो एक स्पेशल एंटिटी की जरूरत पड़ेगी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स भी अभी बन रहा है, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स भी हैं। द पॉइंट इज, इसमें हमें फर्दर जो फाइन गैप्स हैं, स्मॉल गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको फिल करने की जरूरत होगी। प्राइवेट पार्टिसिपेशन जरूरी होगा, पॉलिसी टूल इंक्लूसिव होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ टर्मिनल्स, कंटेनर्स, वेयर हाउस एफिशिएंट वे में करने की जरूरत है। एक सिंगल विंडो हो, सारे कार्गो मूवमेंट का, पेमेंट ट्रांजैक्शन सब स्मूथली हो जाए विदाउट एनी हिकअप्स। सो बेस्ड ऑन इंडस्ट्री रिकमेंडेशन, जैसे उबर लाइक मॉडल है फॉर टू कार्गो वैगन, ये भी एक तरीका अभी चल रहा है, प्लान है कि कस्टमर एक वैगन को बुक कर लेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में, और फिर उस वैगन के थ्रू कस्टमर अपना सारा ट्रांसपोर्टेशन करवा देगा, वैगन ऑफ इंडियन रेलवे कोच रेल का। सो इस तरीके से बुकिंग का भी प्रोविजन है। इसको कन्वीनियंट बनाना है, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी, तो रेल बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, रोड एंड फैसिलिटेड। तो इंडियन रेलवेज वैसे भी इट रॉक्स, इंडियन रेलवेज में बहुत पोटेंशियल है, द आइडियल ट्रैक टू रन इंडियाज लॉजिस्टिक्स सिस्टम। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, लेस पॉल्यूटिंग भी होगा, और एफिशिएंट भी होगा, कंजेशन भी नहीं होगा इसमें। ओके, सो दिस इज अ रियली गुड आर्टिकल, दिस इज अ गुड आर्टिकल। कैन द चीताज हेल्प इंडियाज ग्रासलैंड्स? अब सी, ये जो चीता होता है, बिग कैट्स होती है, ये ग्रासलैंड्स में रहती है। एक्चुअली जो जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, तो वो टाइगर रहता है, टाइगर एक्चुअली लिव्स इन प्रॉपर फॉरेस्ट। अदरवाइज ये जो लायन है, चीता है, ये ग्रासलैंड्स में ज्यादा रहते हैं, ग्रासलैंड्स में। इंडिया में कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कूनो पार्क के पास कैपेसिटी है इतनी, इतने चीता को हैंडल करने की? फॉर एग्जाम्पल अभी 20 चीताज आ गए हैं यहाँ पे। तो द पॉइंट इज कि लेट अस सी, इसमें वेट एंड वॉच करते हैं। गवर्नमेंट पूरी प्लानिंग के साथ ही काम करती है यहाँ पर। द आइडिया इज कि अगर एनिमल्स आते हैं तो ओवरऑल उस पूरे इकोसिस्टम को हेल्प मिलता है, हेल्प मिलता है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और वहाँ पर कंजर्वेशन एफर्ट्स बेहतर होते हैं। तो अगर चीता इस एरिया का की स्टोन स्पीशीज होगा तो ओवरऑल पार्क को बेनिफिट मिलना चाहिए। स्मोक फ्रॉम स्मॉल्डरिंग माउंट्स ऑफ वेस्ट एनगल्स कोची, तो ये फायर है, फायर है कोची में। न्यूज इन नंबर है, ये श्रीलंका का है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन श्रीलंका में क्या होगा, लेट अस सी। देन अकेडमी अवार्ड्स है, दिस RRR। यहाँ पे सवाल है, टू बी इन द ब्लूज। टू बी इन द ब्लूज का मतलब है टू बी लिटिल डिप्रेस, दैट इज वाई मंडे ब्लूज बोलते हैं, मंडे ब्लूज, हॉलीडे का नेक्स्ट डे। He has got the blues, I don't know the reason. He is in the blues and as he has been suspended. तो kind of like depressed. Then इसके बाद next है, several readers want to know the difference between referee and umpire. दोनों सेम ही होता है, अलग अलग स्पोर्ट्स में ये टर्म्स यूज होते हैं। फुटबॉल में जैसे हम रेफरी बोलते हैं, बास्केटबॉल में रेफरी होता है, अंपायर हम बोलते हैं टेनिस और क्रिकेट में। देन ही टुक इल, जनरली हम ऐसा बोलते हैं, इसको पैसिव में लिखते हैं, जैसे ही वॉज टेकन इल, ही वॉज टेकन इल। ओके, देन इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है
कपिल देव वॉज नॉट एट द नेट्स, नेट्स मतलब प्रैक्टिस सेशन में। देन एक होता है कॉनॉइसोर, इसका मतलब है कि वो लाइक स्ट्रेस दिया है, इस इट मीन्स कि बहुत फाइन टेस्ट का उसको आइडिया है, फाइन टेस्ट का आइडिया है, चाहे वो फूड हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, लाइक दैट। देन दिस इज प्रीवैरिकेट, प्रीवैरिकेट मतलब डेलिबरेटली एम्बिगुअस है, अनक्लियर है, इन ऑर्डर टू मिसलेड और विदहोल्ड इंफॉर्मेशन, सो बीटिंग अराउंड द बुश है, दिस इज प्रीवैरिकेट। इंडिया टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अब सी, ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट कंट्री है, इंपॉर्टेंट कंट्री है। आईएनएस विक्रांत मुंबई में, अभी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पे, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी चैलेंजेस को यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया। दोनों इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी, इंडियन ओशन सिक्योरिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मालाबार एक्सरसाइज होती है, मालाबार एक्सरसाइज होती है, ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करेगा, इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। सो सिक्योरिटी पे अभी बहुत एम्फेसिस था। ये आईएनएस विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जो अप्रोच है वो इंडो पैसिफिक में प्रो इंडिया है। सी, इंडो पैसिफिक, नॉट एशिया पैसिफिक, व्हाट डू वी से, इंडो पैसिफिक। सो हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज अप्रोच टू इंडो पैसिफिक जो है वो इंडिया है, इंडिया है। तो इंडिया के साथ पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की भी सी कंट्री के साथ थोड़ा डिफिकल्टी होता है। सो वी हैव हैड सच अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। अनवेवरिंग कमिटमेंट है, इंटरनेशनल ऑर्डर रूल बेस्ड होना चाहिए, इंडो पैसिफिक ओपन है, इंक्लूसिव है, प्रॉस्परस है। मिलिट्री मिलिट्री टाइज जो है उसको बढ़ाना है, एंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप में इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैरीटाइम पेट्रोल, एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट, टेरिटोरीज में गार्ड करना, दीज ऑल थिंग्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिसर एक्सचेंज की बात है, और यहाँ पे बात है पर्सनल एक्सचेंज। हम काफी जॉइंट एक्सरसाइज भी करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज भी करते हैं। जैसे अभी आगरा बेस्ड शत्रुजीत ब्रिगेड थी, 15 सेलेक्टेड इंडियन ऑफिसर्स उनको होस्ट कर रहे थे। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर्स यहाँ पर थे, और सीरीज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज बाय पैराट्रूपर्स एंड एलीट फॉर्मेशन एटसेट्रा। सो ये जो मिलिट्री लेवल की एक्सचेंज होता है, ऑफिसर्स का एक्सरसाइजेज होती है, ये काफी यूजफुल होती है। सो ऑस्ट्रेलिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी पे आज का बेस्ड सवाल है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस पे एक नोट बनाना है। और सेकंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लिए इंडियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंडियन ओशन की पूरी मैपिंग करिए, ये दोनों एक्सरसाइज करिए, आपका बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन दिस इज ISBA, ये है इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ये जो कंट्रीज हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज है, और ह्यूज पोटेंशियल है यहाँ पर। सो द पॉइंट इज, जो डिजिटल गवर्नेंस है, डिप्लो फाउंडेशन रिपोर्ट ने कहा, इसमें इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जो है सदर्न कंट्रीज हैं। इन इस फोरम में जो इनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसको हमें आगे फॉरवर्ड करना है। तो अभी G20 मीटिंग भी है। G20 मीटिंग में गोल्ड स्टैंडर्ड सारा डेटा आएगा, डिजिटल प्रेजेंस है, मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं। डिजिटलाइजेशन ऑल्सो टेंड्स टू एग्जर्बेट मेजर सोसाइटल टेंशंस, जैसे कि डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल गवर्नेंस है, लोकल कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्पेसिफिसिटीज यहाँ पर दिखनी चाहिए। तो एक डिजिटल इंक्लूजन की बात है, तीनों कंट्री ने बात किया, डिजिटल इंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट, लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। इंडिया का आधार बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम है, ये काफी जगह यूज भी है। लीडिंग डिजिटल आइडेंटिटी इनिशिएटिव है जो इंस्पायर करता है, जैसे हमारा यूपीआई हुआ, कोविन हुआ, इससे काफी क्लूज लिए हैं डिजिटल प्रेजेंस एंड डिजिटल गवर्नेंस में बाकी सब कंट्रीज ने। सो प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ नेशंस, डेटा गवर्नेंस आर्किटेक्चर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेशनल डेटा, सिटीजन वॉइसेस प्रेफरेंसेस को रिफ्लेक्ट कराना, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस देना, ये सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो G20 की मीटिंग है ये गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डेटा, और इसमें बहुत फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एक्सचेंज हो सकता है। सो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, डिजिटल डिवाइड भी हो रहा है। हमें जैसे सबमरीन केबल्स है, आज ही न्यूज आ रहा है सी कंट्री एंड ताइवान के बीच में दिस जो केबल्स है, केबल्स में डिफिकल्टी आ रही है, तो प्रोटेक्शन ऑफ सबमरीन केबल्स, सैटेलाइट, प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, फ्री फ्लो ऑफ डेटा इज इंपॉर्टेंट। इंडियन डेलीगेट्स इसकी बात कर रहे हैं, सबमरीन केबल, सैटेलाइट्स जो हैं फॉर लाइक कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, ये पैरामाउंट है। MOU है सेमीकंडक्टर्स में, विल हेल्प इंडिया प्ले बिगर रोल इन इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन। Semiconductors is again very very important. Then railways gears up to fulfill coal demand of power sector. And आप हैं Mr. Satish Kaushik साहब, versatile film veteran is no more. Then this is Russian missile barrage
Nepal elects Ramchandra Paudel as new president. Ukraine wins Norway's Freedom Prize. And Biden raises taxes on rich. 2024 में elections है. Then this is full trade deal to be in place. See, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक full fledged trade deal होने वाला है. Comprehensive Economic Cooperation Agreement. ट्रेड डील से क्या होता है, जो बैरियर्स होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वो दूर होते हैं ट्रेड के, तो ट्रेड डील एनकरेज होता है. और डब्ल्यूटीओ आजकल इतना इफेक्टिव हो नहीं रहा है, तो बायलैटरल ट्रेड डील्स का ज्यादा अभी दौर चल रहा है. तो एक बायलैटरल ट्रेड डील है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में थर्ड क्वार्टर में पॉसिबल है. ऑलरेडी हमने इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन में एग्रीमेंट्स हैं हमारे, इसको नेक्स्ट लेवल ले जाने की बात है. सी, $2.5 बिलियन का ट्रेड है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया केम टू इंडिया अंडर लोअर टैरिफ. इस बायलैटरल ट्रेड को और आगे बढ़ाना है. तो अभी आप जो रिलेशंस का आंसर बनाएंगे उसमें ट्रेड को जरूर हाईलाइट करिएगा. ट्रेड, ये इन्फ्लेशन है, ये थोड़ा कम होगा FY24 में. वी अनंत नागेश्वरम साहब ने कहा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं आप. अल नीनो कंडीशन डिसाइड करेगा. अगर अल नीनो इस बार आता है, स्ट्रॉन्ग आता है, तो मानसून वीक होगा. मानसून वीक होगा, बारिश कम होगी, रेन फेड एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा. सो इंडिया में मानसून बहुत डिटरमाइन करता है हमारी इकोनॉमिक हेल्थ को. अगर मानसून फेल होता है तो इकोनॉमी भी फेल होने लग जाती है. सो इन्फ्लेशन इस बार कम होना चाहिए. लेट्स सी. देन इंडिया मस्ट प्रिपेयर टू कर्ब वॉलेटिलिटी रिस्क ऑफ इंटरनेशनल रूपी. कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था वॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट. रूपी को हम इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेजर जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं क्यों ना हम उसे रूपी डिनोमिनेशन में करें, रूपी एक्सेप्टेबल हो ज्यादा कंट्रीज के साथ. तो ये स्टेप है, ऑब्वियसली इट इज अ गुड स्टेप, बट फॉर दिस स्टेप व्हाट वी नीड टू डू इज कि रूपी एक स्टेबलाइज हो, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करे. जो स्टेबल करेंसी होती है, स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है, वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होती है. सो वी नीड टू स्टेबलाइज द रूपी. बहुत ज्यादा अप्रिशिएट डेप्रिशिएट नहीं हुई है. तो इसके लिए डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई ने यहाँ पे बताया कि जैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स हैं, रूपी जो होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम रूपी को यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनलाइज हो. आजकल ये बहुत एक्सेप्ट भी हो गया है. फ्रीयर कैपिटल अकाउंट्स आ रहे हैं, इससे बेनिफिट भी है हमें. जैसे रशिया के साथ हमने रूपी में पेमेंट करने की बात की थी. सो द पॉइंट इज, यहाँ रूपी को स्टेबलाइज करना जरूरी होगा. टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, चर्न चल रहा है. आरबीआई को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे टुवर्ड्स रूपी इनवॉइसिंग बियर फ्रूट. लोकल एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स विल नॉट नीड टू हेज. मतलब डर नहीं हो कि वोलेटाइल है रूपी बहुत. ओके, this is sports. Okay, so this is the Hindu newspaper for today. ये आंसर सबमिशंस हैं 3rd of March के. लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट. नेहा ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है. 2 सवाल थे, फॉनल डाइवर्सिटी और इसको कैसे कंजर्व करें. फॉनल मतलब होता है विभिन्न, फ्लोरा एंड फौना. फौना मतलब दीज एनिमल्स, और इनोवेटिव मेजर्स टू देयर कंजर्वेशन. दूसरा इंडिया इटली के रिलेशंस थे. आंसर राइटिंग बहुत आसान होता है, इसमें बहुत ज्यादा फीडबैक की भी जरूरत नहीं होती है. आप रियल आंसर जो लिखने जाओगे मेंस एग्जाम में वो इतना अच्छा भी नहीं होगा जितना आप यहाँ पे लिख रहे हो. द पॉइंट इज, ये सब फैंसी टॉक्स होता है कि एग्जाम में हम इतना क्वालिटी आंसर्स लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. ऐसे सिंपल सिंपल आंसर्स भी आप अगर लिख दोगे, आपका 100% मेंस का कॉल आएगा और बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपको. सो हमें बहुत ज्यादा वो प्रिसीजन में नहीं जाना है. आप मोटा मोटा अच्छे से नॉलेज गेन करें, लिखें, राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ाएं, जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करें, डायग्राम्स, राइटिंग सब अच्छे से बनाएं. ऑटोमेटिकली आपका बहुत अच्छा मेंस का एग्जाम जाएगा. हम क्या करते हैं, उस 10% पे इतना फोकस करते हैं कि 90% हमारा मिस आउट हो जाता है. एंड व्हाट इज 90%? 90% इज दिस सिंपल एक्सरसाइज, राइट समथिंग एवरी डे. ओके, सो दिस इज रियली गुड. नेहा, आप बहुत अच्छा आंसर लिखते हो और आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी है. इंडिया इटली रिलेशंस, दिस इज इंडिया इटली रिलेशन, हिस्टोरिकल, मिडिल एजेस, ब्रिटिश इरा, इकोनॉमिक. अब देखो, हम खुद ही आंसर्स लिखते हैं, उसको दोबारा पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि ये और ऐसे बेहतर कैसे हो सकता है. ये लेवल हमें अचीव करना है. आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा, दिस इज गुड. अब देखो, ये जैसे हेडिंग लिखा है, हेडिंग सब हेडिंग, ये कितना अच्छा है. पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में बताया, कल्चरल एस्पेक्ट्स बताए, कथक आर पॉपुलर इन इटली. हम ना पूरा बॉक्स बनाने के बजाय केवल अंडरलाइन कर दें तो भी चलेगा. साइंटिफिक कोऑपरेशन बताया, बायोटेक बताया, वेरी गुड. मैरीटाइम, सिग्निफिकेंस, दिस इज सच अ गुड आंसर, क्वालिटी आंसर. और अभी रीसेंट करंट अफेयर्स भी आपने यहाँ पे डाल दिया, एक्सेलेंट कॉपी. सुप्रिया, दिस इज गुड. फॉनल डाइवर्सिटी में लिखा है आपने,
तो इसमें आपने एनिमल्स के बारे में बताया, फॉनल डाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंट स्पीशीज। अब देखो ये इंपॉर्टेंट था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसके लिए हमें आईयूसीएन रेड लिस्ट में जाना है और सभी का लेटेस्ट डेटा याद होना चाहिए कि आज की डेट में क्या स्टेटस है उस स्पीशीज का। नंदिनी, दिस इज रियली गुड। फॉनल डाइवर्सिटी पे आपने बताया, स्पीशीज है, कंजर्वेशन के एफर्ट्स है, इसको थोड़ा और एलाबोरेट करना चाहिए हमें। प्रियंका, दिस इज अगेन रियली गुड। सी, इटली, इटली एंड इंडिया, लुक एट दिस आइडिया। तो ऐसे ना हमें सीखना चाहिए, इतने बढ़िया तरीके से सब आंसर्स लिख रहे हैं, लर्न फ्रॉम ईच अदर, दिस इज सच अ गुड आइडिया। ये इंडिया है, ये इटली है। हिस्टोरिकल रिलेशंस बताए आपने, देन इसके बाद राइसीना डायलॉग, वे फॉरवर्ड, वासुदेव कुटुंबकम, वेरी गुड। अलग अलग एंगल से सोचें इंडिया इटली में और कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा फॉनल डाइवर्सिटी का मैप है। आपका मैप वर्क बहुत अच्छा हो गया है, आंसर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, टू द पॉइंट। दिस इज गुड। प्रोजेक्ट टाइगर, ये सारी चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, इससे प्रीलिम्स में भी सवाल आएगा। इंडिया एंड इटली का रिलेशन, नंदनी, दिस इज गुड। सी, वेरी गुड। हिस्ट्री बताया आपने, इधर ना हम सब हेडिंग यूज कर सकते हैं, हेडिंग सब हेडिंग, दिस इज गुड। सारे एस्पेक्ट्स लिखे आपने, प्रिंसिपल आइटम्स, कल्चरल एक्सचेंज, वेरी गुड, वेरी नाइस। स्मार्ट सिटीज भी है, गुड। कंटेंट बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। कामिल, दिस इज गुड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। क्या है इंडिया इटली, फिर आपने रीसेंट डायलॉग्स पे बताए, एरियाज ऑफ कॉपरेशन, इकोनॉमिक, डायस्पोरा। तो देखो यही चीज काम आता है, आपके खुद के सेल्फ रिटन नोट्स तैयार हो गए और यही काम आएगा एक्चुअली एग्जाम में आपको, सेल्फ रिटन नोट्स, सेल्फ रिटन नोट्स। एक्सेलेंट वर्क, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इसको जस्ट कंटिन्यू करना है और इम्प्रूव करते जाना है डे बाय डे। कल आज से बेहतर होना चाहिए, दैट्स ऑल। Harjinder, again, your presentation skills are awesome. This is really good. Very nice. Fauna बताया आपने, C style good, IUCN, innovative measures 7। तो हमेशा पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, all the parts of question, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। इनोवेटिव मेजर्स भी लिखना था। शुभम, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, दिस इज गुड। एक हम मार्जिन बना लेते हैं यहाँ पे, उससे थोड़ा और सिस्टमेटिक लगेगा। पॉलिटिकल रिलेशंस गुड, इकोनॉमिक रिलेशंस वेरी गुड। इसमें थोड़ा और कंटेंट ऐड करें और पॉइंट्स ऐड करें, मैप भी आ सकता है, थिंक। ऑल राइट, सो दीज आर योर सबमिशंस। ऑल राइट, इसी तरीके से हमें लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।